नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो सी शार्प का है कि हम लोग जो है सी शार्प भी स्टार्ट करने वाले हैं बिगनिंग से। और बिगनिंग से आगे चलेंगे, लेकिन मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सुनील को, क्योंकि उनका जो जॉब है वो 16 लाख के पैकेज के ऊपर अभी लगा है। और उन्हें मुझे जो है वो थैंक यू बोला है कि सर आपकी वजह से मैं जॉब लग गया। और जो है सबसे पहले रणजीत का लगा था दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, और मैंने जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पर उनका लगा था। सुनील का जो लगा है वो उन्होंने बोला है कि सर मैं आपके वीडियोस को फॉलो करता हूं और मैंने ये मेंबरशिप ले रखी थी जो आपने मुझे प्रोवाइड की है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेंबरशिप। और इसकी वजह से मैं जॉब लगा हूँ, क्योंकि मैंने डॉटनेट कोर आप ही से स्टार्ट किया था, आप ही से पढ़ा था। रेस्ट एपीआई आप लोग आपसे पढ़ा है। तो सर आपकी वजह से मैं जॉब लगा हूँ, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सुनील को। और मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ दोस्तों कि ये जो जितनी भी सीरीज मैंने बनाई है, जितने भी ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं, वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तरक्की में चार चांद लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा एम सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को एक सिंपल कोर्स दूं। मेरा एम ये है कि आप लोग एक अच्छी नॉलेज लेकर जो है वो कुछ अचीव करें। तो मेरा टारगेट यही है कि एक टारगेट अचीव करना जो है वो एक अच्छे कोर्स से ही प्राप्त हो सकती है। और मेरा कोर्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का मेरा कोर्स है। और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सिर्फ फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं है, जर्नी है जो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक, जहां तक कहते हैं कि मैं पढ़ता रहूंगा तो आप लोगों को हमेशा, या मैं तरक्की करता रहूंगा तो आप लोगों को उस तरक्की में आप लोग बहुत ही ज्यादा जो है सीखते जाएंगे। तो ये कोई, जैसे कि डॉटनेट कोर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने बताया कि ब्लेजर कैसे होता है, रेस्ट एपीआई कैसे होता है, एंगुलर कैसे होता है, रिएक्ट कैसे होता है। उसके बाद में हमारे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सी शार्प होनी चाहिए, डीएससी होनी चाहिए। तो ये जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट कर रखी है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है। और जैसा कि मैंने बोला कि सुनील जो है 16 लाख के पैकेज के ऊपर जॉब लग चुके हैं, तो उनकी एक खासियत हो सकती है कि उन्होंने जो है कंटिन्यूटी में पढ़ाई की है। जो लोग कंटिन्यूटी में पढ़ाई करेंगे मेरे कोर्स को लेकर, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि वो आराम से जॉब लग सकते हैं। 7 लाख से स्टार्ट होकर आप लोग 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पर भी जा सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, बस मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। जो मैंने मेंबरशिप में दिया है, डे 1 से लेकर जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो आप ही के लिए बनाए हैं। आज का जो वीडियो है वो है आप लोगों के सी शार्प के ऊपर, कि सी शार्प का वीडियो जो है वो हम लोग बिगिनिंग करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से। कैसे आप लोगों को कोई चीज़ जो है, कैसे विजुअल स्टूडियो कोड से करना है, कैसे आप लोगों को विजुअल स्टूडियो पर करना है, कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है हम लोगों को स्टार्ट से देखनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है कि हम लोग जो है एक पूरी जर्नी जो है, सी शार्प के वीडियोस हमेशा चलते रहेंगे, अपडेटेड भी होते रहेंगे, क्योंकि सी शार्प भी अपडेटेड होती रहती है, तो हम लोग भी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और आगे तक सी शार्प के वीडियो चलते रहेंगे। तो सी शार्प में कुछ डेज नहीं रहेंगे आप लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं डेज स्टार्ट करूंगा बाद में, जब हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सी शार्प स्टार्ट करना है, सी शार्प को ढंग से सीखिएगा, आराम से सीखिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। और मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है कि कोई चीज़ को सीखो तो आराम से सीखो और टाइम लेकर सीखो। और कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे हैंडल करनी है वो डीएसए में देखेंगे हम लोग आगे चलकर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी शार्प। सी शार्प को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे वीडियो ट्यूटोरियल, और ये फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है, इसीलिए मैं जो है फ्री में आप लोगों को ये जो है दे रहा हूँ। और जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना जरूरी है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट होगी। मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेंबरशिप बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। और ये 700 रुपीज में अगर आप लोग, इतना कुछ मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों को सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर लोग 700 रुपीज नहीं खर्च कर सकते, और आप लोग एक बाहर जाकर आप लोग कॉफी पी लेते हैं, उनके 400 रुपये लग जाते हैं, या टी शर्ट खरीद लेते हैं, कुछ भी व्हाटएवर। मैं यही मानता हूं कि एजुकेशन जो है आप लोगों के लिए प्राइम फोकस होना चाहिए। चलिए, आप लोगों की मर्जी है, जिनको खरीदना है मेंबरशिप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, उसे एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना जरूरी है, एंड देन फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं और सी शार्प को स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, और आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सी शार्प हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को एक कंसोल जो ऐप है
वो सी शार्प की हम लोगों को चाहिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसोल ऐप, यहाँ से आप लोग कंसोल ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हैं या लेफ्ट मेन्यू में भी आप लोगों के पास कंसोल ऐप होगा, वहां पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंसोल ऐप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर आप लोगों को स्टार्ट करना है। और विजुअल स्टूडियो 2022 जो है आप लोगों के पास ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ पर मिलेगा, आप लोगों को जस्ट गूगलिंग करना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग एक अपने ही कंप्यूटर पर उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोग इजीली उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है वो हमेशा ही चलता है, आप लोगों को पता है, टेक्नोलॉजी कीड़ा। और ये थोड़ा जो प्रोजेक्ट है जैसे सी शार्प है, ये थोड़ा लंबा ही चलेगा, आप लोगों को पता है। तो इसमें भी कोई भी सोचने वाली बात नहीं कि सी शार्प है तो मैं कुछ ही दिनों में खत्म कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कीड़ा ये सॉल्यूशन का नाम और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर सेम है, सिमिलर है आप लोग। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पर सॉल्यूशन नेम हो गया टेक्नोलॉजी कीड़ा, और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम हम लोग डॉट टेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम टेक्नोलॉजी कीड़ा डॉट टेस्ट हो गया, और यहाँ पर हो गया सॉल्यूशन नेम टेक्नोलॉजी कीड़ा, राइट। अब मैं यहाँ पर जो है इसको ऐड कर लेता हूँ नेक्स्ट करके। फ्रेमवर्क हम लोग 8.0 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट में 8.0 है, 10.0 भी आएगा। ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो 10.0 में काम करेंगे। अब आप लोगों के यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और जो लोग बिगिनर हैं, बिल्कुल ही बिगिनर हैं, वो व्यू में जाकर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है आप लोगों को यहाँ पर टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं सी शार्प को। सी शार्प में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं आप लोग, विंडोज फॉर्म की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, WPF एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं आप लोग, जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, मोबाइल है, गेम्स वगैरह हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस आप लोग सी शार्प में डिजाइन कर सकते हैं। अब बात रही कि हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखे कहाँ पर और कैसे हम लोग गेटिंग स्टार्टेड करें। तो ये जर्नी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है, program.cs फाइल। इसमें आप लोगों के पास दो चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, डिपेंडेंसीज, जो टेम्पलेट हम लोगों को कंसोल ऐप में मिला है, एक तो है डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसीज में आप लोगों के पास जो भी डिपेंडेंसीज हो, जो प्रोजेक्ट जो है जिसकी डिमांड करता हो, वो आप लोग यहाँ पर फाइल्स वगैरह ऐड करेंगे या प्रोजेक्ट वगैरह ऐड करेंगे। और program.cs हमारा इस प्रोग्राम का हर्ट है, यहाँ से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मेन प्रोग्राम हमेशा आप लोगों को पता है स्टैटिक होता है, क्लास में प्रोग्राम डॉट मेन डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, और यहीं से ये एंट्री पॉइंट है कि यहाँ से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। ये तो रही ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज नेम स्पेस। ठीक है, कि नेम स्पेस एक्चुअली में क्या है। नेम स्पेस जो है यहाँ पर समझना कि यहाँ पर मैं हर एक वर्ड को जो है बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत बार ये छोटी छोटी चीजें जो है वो पूछी जाती है। नेम स्पेस इज अ टाइप ऑफ कंटेनर जो अपने अंदर जो है एक प्रकार का कंटेनर है, जो अपने अंदर जो है नेम स्पेस को भी रखता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है। याद रखना, ऑर्गेनाइज्ड वे है, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट नेम आ गया डॉट, ऐसे आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर नेम होंगे, तो इस तरीके का नेम स्पेस नेम रखा जाएगा। जैसे कि टेक्नोलॉजी कीड़ा डॉट टेस्ट डॉट, यहाँ पर अगर आप लोग कोई डायरेक्टरी बनाते हैं डॉट मॉडल्स डॉट, ऐसे ऐसे करके आप लोगों का नेम स्पेस जो है वो रखा जाएगा। तो नेम स्पेस एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेनर होता है, जिसमें आप लोगों की नेस्टेड नेम स्पेस भी आ सकता है, नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस आ सकता है, अदर क्लासेस भी आ सकती हैं, इन्यूमरेशंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक नेम स्पेस जो है वो कंटेनर है, और जिसके अंदर हमारी क्लासेस रखी होती हैं, हमारी इन्यूमरेशंस रखे होते हैं, अदर चीजें भी रखी होती हैं, जिसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम में भी डाल सकते हैं यूजिंग करके। लेकिन अगर हम लोगों को कोई प्रोग्राम नया बनाना है, नेम स्पेस बनाना है, हम लोगों को नया प्रोग्राम बनाना है, तो वो किसी नेम स्पेस के अंदर डाल देंगे। तो इससे ये रहेगा कि हम लोगों को वो जो प्रोग्राम है उसको ट्रैक करना आसान हो जाएगा, अगर हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट में उसका रेफरेंस देते हैं तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम को मैं कहीं दूसरी जगह यूज करना चाहता हूं, तो मैं इस नेम स्पेस और फिर उसको यूज करूंगा, उस क्लास को यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस नेम स्पेस को यूज करना है। गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है उस नेम स्पेस को हम लोग यूज कैसे करें, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं क्लास क्रिएट कर लूंगा या नया नेम स्पेस बना लूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बनाएंगे आगे भी।
इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम टाइप करना। अगर आप लोगों को कोई टाइप करना है, कोई वर्ड टाइप करना है, कोई चीज लिखनी है, वो प्रिंट करना है कंसोल विंडो के अंदर, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि ये राइट करेगा ये लाइन को, ठीक है, लाइन वाइज लाइन जो है वो राइट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये एक लाइन में इस चीज को प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कंपाइलेशन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कंपाइलेशन। तो मैं यहाँ पर जो है कमेंट डाल देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ सबसे पहले कंपाइलेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपाइलेशन जो है वो क्या होता है, कैसे सीखना है। कंपाइलेशन जो है वो एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल कोड है, कि आदमी जो है या जो है वुमेन्स जो है या ह्यूमन जो है वो इसको रीड कर सकते हैं आसानी से। तो ये ह्यूमन रीडेबल कोड है। जब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को सीएसई कंपाइलर से, कौन सा कंपाइलर मैंने बोला सीएसई कंपाइलर, ठीक है, सी शार्प कंपाइलर है ही। सी शार्प कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा इस कोड को, तो वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जो है, आईएल कोड जो है वो बनाएगा। इस चीज का क्या बनाएगा, दैट इज आईएल कोड। मतलब इस कोड को कंपाइल करेगा और उसका क्या बना देगा, दैट इज आईएल कोड। उसमें कुछ असेंबली इंफॉर्मेशन लगा दी जाती है, जैसे मेटा डेटा है या ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस आईएल कोड में मेटा डेटा जो है ऐड कर देता हूं, तो वो ये जो टोटली जो कोड बना वो असेंबली कोड बना। इस कोड को हम लोग जनरली किस नाम से, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डीएलएल होता है या डॉट ईएक्सी होता है, ये दोनों एक्सटेंशन होते हैं। अब ये जो है वो हमारा आईएल कोड है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। लेकिन अगर किसी एक सिंगल प्रोसेसर पर अगर हम लोगों को इसको रन करवाना है, तो वो कौन सा हेल्प करता है, जेआईटी और हमारा सीएलआर, ठीक है। ये हमारा रन टाइमर होते हैं हमारे पास, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये हमारे पास होते हैं जो इस प्रोग्राम को रन करते हैं एट द लेवल ऑफ रनिंग स्टेट, जहां पर मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, लोड बैलेंसिंग का काम होता है। तो टाइप तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम को कर दिया, बिल्ड कर दिया, कंपाइल कर दिया। कंपाइलेशन करने के बाद में ये कोड बन जाता है, दैट इज असेंबली कोड, आईएल कोड। जब हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारा जेआईटी और सीएलआर करता है और हमारे पास हम लोगों को इसका आउटपुट देता है। तो ये होगी इसकी पूरी की पूरी कंपाइलेशन की प्रोसेस, कि भाई इस तरीके से हमारा कंपाइलेशन इसका होता है और हम लोगों को आउटपुट जो है वो हम लोगों को इस कंसोल विंडो में इसका दिखेगा, दैट इज हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, एक लाइन बाइज लाइन जो है वो प्रिंट करेगा इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से ही इसको लिखते हैं कंसोल, कंट्रोल डी कर देता हूं ताकि मैं दूसरी लाइन को प्रिंट कर सकूं। और मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ओके बाय, मैंने यहाँ पर लिखा, सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद में दोबारा इसको रन किया, तो आप लोगों का ये जो आउटपुट है ओके बाय, ये देखिए लाइन वाइज लाइन जो है, राइट लाइन मैंने लिखा है, तो ये लाइन वाइज लाइन इस चीज को प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां पर भी आप लोगों को लगे कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो वहां पर बोलिएगा। अब हम लोग सी शार्प की जो हिस्ट्री है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सी शार्प जो है वो 1990s जो है, लेट 1990s में माइक्रोसॉफ्ट जो है ने बनाया था, ठीक है। और इसके जो जिसने बनाया था वो मैं बता देता हूँ, एंडर्स हैजल्सबर्ग ने इसको बनाया था 1990s में सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। तो ये जो सी शार्प है एक्चुअली में एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको आप लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इट्स ए टाइप ऑफ मॉडर्न, इट्स ए मॉडर्न लैंग्वेज। और इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट किसके हैं, दैट इज द ओप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो इसके हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से कौन कौन से वर्जन्स जो है इसमें आए हैं, तो उसकी बात करें तो सी शार्प में बहुत सारे वर्जन जो है, अभी देखिए 13 चल रहा है, ठीक है। तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 12 तक आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो 12 तक सी शार्प में बहुत सारी अच्छी फीचर्स जो है वो आ चुकी हैं। वन बाय वन हम लोग सारी फीचर्स को बढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम लोग सभी चीजें जो है वो कवर करेंगे। अब हम लोग जो है सी शार्प के जो वर्जन्स हैं उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। सी शार्प 1.0 जो आया सबसे पहले 2000, वैसे तो 2000 से ही स्टार्ट हो गया था, पब्लिकली तो रिलीज कर दिया था 2000 के अंदर ही, और इसका जो एक्चुअल जो रिलीज था वो 2002 के अंदर आया था, ठीक है। और बहुत जनरल पर्पस जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे वो इसमें लेकर आया था। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि
जनरल पर्पस जो था वो जनरल पर्पस था ऊप का, कि इसमें जनरल पर्पस ऊप लैंग्वेज जो है उसके कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को बताने थे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को क्लासेस के बारे में बताना था, आप लोगों को इंटरफेसेस के बारे में बताना था, आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में बताना था। ठीक है, जनरल पर्पस जो भी जनरल पर्पस थे उसके बारे में आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाना था। ठीक है, जैसे कि और भी मैं आप लोगों को बता दूं, गार्बेज कलेक्शन था, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग था, डेलीगेट्स था, इवेंट्स था, ये सारी की सारी चीजें बतानी थी आप लोगों को। तो मैं एक बार के लिए इनको लिख देता हूँ। ये जो था वो C# 1.0 के अंदर, जो कि 2000 से पब्लिकली रिलीज, तो आप लोगों को जो हम लोग कहते हैं कि भाई 2002 में इसको C# 1.0 निकल गई थी पूरी। ठीक है, तो जनरल पर्पस उप कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, जिनमें क्लासेस थे, इंटरफेसेस थे, इनहेरिटेंस था, गार्बेज कलेक्शंस थे, एक्सेप्शन हैंडलिंग थी, डेलीगेट्स था, इवेंट्स थे। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो 1.0 में थे। तो हम लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को डीप में पढ़ना है और हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है, राइट। अब जो C# 2.0 आया, तो यहाँ पर ये जो C# 1.0 है, जो 2000 से 2022 तक जो है, 2002 में रिलीज हुई थी, आप लोग ये कह सकते हैं। तो इसमें जनरल पर्पस ओप्स का ही कॉन्सेप्ट था, क्लासेस, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेलीगेट्स, इवेंट्स, और ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ आई थी। तो यहाँ पर ये बात मैं और लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0 के साथ ये आई थी। अब हम लोग बात करते हैं C# 2.0 की। ठीक है, C# 2.0 जो है वो 2005 से लेकर 2006 के बीच में थी। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि 2005 में वो रिलीज हुई थी, और उसमें जो नए कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि जेनेरिक्स है, पार्शियल क्लासेस हैं, एनोनिमस मेथड्स हैं, नलेबल टाइप्स हैं, इटरेटर्स हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है टोटली कोवेरियंस हैं। तो ये सारे के सारे जो थे वो 2005 से लेकर 2006 में C# 2.0 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, और साथ ही इसमें जो डॉटनेट फ्रेमवर्क था वो भी 2.0 था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि डॉटनेट फ्रेमवर्क कौन सा था, तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि साथ ही साथ था, डॉटनेट फ्रेमवर्क जो था वो इसमें भी था 2.0। ठीक है, अब हम लोग बात करें C# 3.0 की। C# 3.0 जो है वो 2007 से लेकर 2008 तक के बीच में था, जिसमें इंट्रोड्यूस किए गए नए कीवर्ड्स, जैसे कि लिंक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो गैप था कि 2002 में था, फिर 3 साल का गैप हुआ, 2005 में आया, फिर 2 साल का गैप हुआ, 2007 में आया 3.0, और 3.0 जब आया तो यहाँ पर ये फीचर सबसे अच्छी लेकर आया लिंक, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी की, जो हम लोग EF में यूज करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशंस लेकर आया, जो हम लोग EF में यूज करते हैं, राइट, वेयर क्लॉज के साथ। एक्सटेंशन मेथड लेकर आया सबसे अच्छे, जो बहुत बार आप लोगों ने तो शायद यूज भी नहीं किए होंगे एक्सटेंशन मेथड। मैंने अपने .NET कोर के वीडियो ट्यूटोरियल्स जो मेंबरशिप है उसमें बता रखे हैं कि एक्सटेंशन मेथड क्या होते हैं। बहुत ही शानदार चीज है, जो सॉलिड प्रिंसिपल होता है उसमें भी आप लोगों के लिए ये एक हेल्पफुल काम कर सकता है, जैसे कि ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, कि हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को बाय यूजिंग एक्सटेंशन मेथड। एनोनिमस टाइप है, इम्प्लिसिटली टाइप्ड लोकल वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर है, कलेक्शन है, कलेक्शन इनिशियलाइजर है, ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज हैं, पार्शियल मेथड्स हैं। ये आया हमारे पास किसके साथ इंप्लीमेंट होकर आया, डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.5 उस टाइम में। ठीक है, जो C# 3.0 है वो डॉटनेट 3.5 के साथ आया था, और इसी में आया था हमारे पास लिंक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो 3.5 डॉटनेट 3.5 में C# 3.0 के अंदर आए थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जो C# 4.0 है, ये 2010 में आया था, जब हमारे पास एक अच्छा विजुअल स्टूडियो भी था। ठीक है, IDE जो है 2008 की भी बहुत अच्छी थी 3.5 के साथ, एक्सटेंस मतलब एक रिच कंट्रोल के साथ आया था 3.5 उस टाइम में, जब हम लोग काम करते थे अजेक्स के साथ। तो बहुत अच्छा जो IDE था उस टाइम में बिल्ट होना स्टार्ट हो गया था। 2005 का IDE भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो C# 4.0 जो था, जैसे कि हेंसलमैन की बुक हम लोग रीड किया करते थे उस टाइम में, जब C# 4.0 था 2010 के अंदर और 2011 के अंदर। तो देखिए 3 साल का फिर से गैप हुआ,
और इसमें जो नए कॉन्सेप्ट लेकर आया वो आया था डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, नेम्ड एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जेनेरिक कोवेरियंस क्या है, एम्बेडेड इंटरऑप्स क्या है। इंटरऑप्स बहुत ज्यादा काम आते थे डीएलएल के टाइम पर। डीएलएल जो हम लोगों को इंपोर्ट करना होता है, सिस्टम की कोई भी फाइल यूज करना होता है, हार्डवेयर को यूज करना होता है, तो इसके लिए इंटरऑप्स जो है वो यूज में लिया जाता है। एम्बेडेड इंटरऑप टाइप्स हैं, कोम इंटरऑपरेटिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ही सी शार्प के जो विंडोज फॉर्म्स थे उसमें बहुत ज्यादा काम आते थे। टपल्स, तो ये सारा का सारा जो पार्ट था वो .NET 4.0 में आया। तो आप लोगों को बस इतना रिमेंबर करना है कि .NET फ्रेमवर्क 1.0 के साथ सी शार्प 1.0, 2.0 के साथ 2.0, 3.5 के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 के साथ 3.0, सी शार्प 4.0 के साथ आप लोगों का 4.0 आया था। गॉट इट। इसमें जो जनरल पर्पज ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे वो 1.0 में, 2.0 में जेनेरिक्स आ गया था, पार्शियल क्लासेस आ गए था, नलेबल टाइप्स थे, 3.0 में लिंक, लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह थे, 4.0 में आप लोगों के पास डायनेमिक बाइंडिंग था, नेम्ड एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट थे, जेनेरिक था, जैसे मैंने बोला एम्बेडेड इंटरऑप्स थे वगैरह वगैरह थे। अब अगर हम लोग बात करें सी शार्प 5.0 की, ठीक है, सी शार्प 5.0 जो था वो 2012 और 2013 के अंदर आया था। जो 2012 एंड 2013 जो था, विजुअल स्टूडियो भी बहुत अच्छा था 2012 एंड 13 का, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। 15 का ठीक था, ज्यादा पॉपुलर था। इसमें 2012 और 2013 में एसिंक्रोनस मेथड थे, जैसे कि अवेट हम लोगों ने यूज किया है, टास्केबल हम लोगों ने यूज किया था, तो एसिंक्रोनस मेथड्स थे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो जेनेरिक्स थे, पार्शियल क्लासेस थे, ये अनोनिमस मेथड्स भी यहाँ पर आ गए थे सी शार्प 2.0 के अंदर ही। यहाँ पर सी शार्प 5.0 में एसिंक्रोनस मेथड आया, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी दे चुका हूँ। सी शार्प 6.0, अभी 12.0 तक पहुंचना है हम लोगों को, और यहाँ पर जो सी शार्प की जो फीचर्स हैं वो बढ़ती जा रही है। देखिए 2012 और 2013 में एसिंक्रोनस मेथड आया, लेकिन ये नोड जेएस में सबसे पहले, नोड के अंदर एसिंक्रोनस सबसे पहले आया था। मैं बता दूं आप लोगों को, ये उनकी देन है एक्चुअली में, जहां तक मैं मानता हूं। सी शार्प 6.0 2015-16 में आया, राइट। और यहाँ पर कंपाइलर सर्विस को यूज किया गया, इंपोर्ट ऑफ स्टैटिक टाइप मेंबर्स इनटू नेम स्पेसेस, एक्सेप्शन फिल्टर्स, ऑटो प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, एक्सप्रेशन बॉडीज मेंबर, null conditional operators, string interpolations, name of expressions, dictionary initializers in .NET 4.6। यहाँ पर .NET आया 4.64 से 4.6 तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स जो थे वो आया हमारे पास सी शार्प 6.0। अभी सी शार्प 7.0 आएगा, 8.0 आएगा, तो ये डिफरेंट फीचर्स के साथ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास। सी शार्प 7.0 जो था वो 2017 से लेकर 18 के बीच में आया, जिसमें हमारे पास टपल्स आ गए, ट्यूपल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, पैटर्न मैचिंग आ गया, लोकल फंक्शंस आ गए, रेफ रिटर्न्स एंड लोकल्स है, जनरलाइज्ड एसिंक रिटर्न टाइप्स है, वैल्यू टास्क है, ठीक है। तो बाइनरी लिटल्स हैं, डिजिट सेपरेटर्स हैं, रेफ आप लोगों के पास आ गया, आउट वेरिएबल आप लोगों के पास आ गया। इन दोनों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछा जाता है रेफ और आउट के अंदर। एक्सप्रेशन बॉडीज मेंबर्स आ गया, थ्रो एक्सप्रेशंस आ गए, एक्सप्रेशन बॉडीज कंस्ट्रक्टर आ गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है वो 4.7 में आ गया, .NET 4.7। तो .NET भी आप लोग देखिए जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, 1.0 से 2.0 से 3.5 से 4.0 से 4.6, उसके बाद में आया 4.6 और 4.7। आप लोग देखिए 4.6 एंड 4.7, राइट। 4.6 आप लोगों के पास 6.0 में, 4.7 जो है वो 7.0 में। अब आप लोगों के पास जो है देखिए सी शार्प कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन इसके जो वर्जन्स हैं वो 4.0 से जो है इस तरीके से आप लोगों के पास जो है डाइवर्ट हुए। सी शार्प 8.0 जो है वो 2019 से 2020 के बीच में आया, जिसमें डिफॉल्ट इंटरफेस मेथड्स हैं, नलेबल रेफरेंस टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस स्ट्रीम्स हैं, रेंज एंड इंडेसिस हैं, रिकर्सिव पैटर्न्स हैं, स्विच एक्सप्रेशंस हैं, यूजिंग डिक्लेरेशंस हैं, स्टैटिक लोकल फंक्शंस हैं, डिस्पोजेबल रेफ स्ट्रक्ट्स है, रीड ओनली मेंबर्स है, इंटरपोलेटेड जो है वर्बैटिम स्ट्रिंग्स है, वर्बैटिम आप लोगों को पता है, नल कोलेजिंग असाइनमेंट्स हैं, अनमैनेज्ड जेनरिक टाइप्स है, अनहेंस्ड पैटर्न मैचिंग है, एनहेंसमेंट ऑफ इंडेक्सेस एंड रेंजेस हैं। तो ये बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इन सभी टॉपिक्स के बारे में जिक्र करना है, बात करनी है और आप लोगों को बताना है। ये लास्ट .NET फ्रेमवर्क था
आप लोगों का 4.8। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए अनमैनेज जेनेरिक टाइप्स भी हैं, और यहाँ पर नल कोलेजिंग ऑपरेटर्स भी हैं, नल कोलेजिंग असाइनमेंट्स भी हैं। तो ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का 4.8 जो था वो लास्ट था आप लोगों के 8.0। 4.8 तो मतलब 8.0, 4.7 7.0, 4.6 मतलब 6.0। अब डॉटनेट जो C#5 था वो आप लोगों का यहाँ पर है 5.0। यहाँ पर डॉटनेट जो फ्रेमवर्क था वो 4.5 ही था। ठीक है, 5.0 तो 4.5, अब 4 है तो 4 पॉइंट आप लोगों का कहां पर आ गया, दैट इज 4.0, राइट। 5 है तो 4.5 आ गया, 4.6, 4.7, 4.8, यहाँ पर 4 पॉइंट पे ही चल रहा है लेकिन डॉटनेट आप लोगों का। अब आप लोगों के पास C# आ गया नेक्स्ट, राइट। C# जो था अगर हम लोग देखें, जो C# आप लोगों के पास आया यहाँ पर C#, तो C# 9.0 जो है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो C# 9.0 जो है वो 2020 से 2021 रिकॉर्ड्स, ये सारी फीचर्स इसमें आई आप लोगों के पास। मैं ज्यादा हिस्ट्री पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को बताने हैं, कवर करने हैं, टाइम जरूर लगेगा लेकिन हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे और डीप में कवर करेंगे ताकि आप लोग इन चीजों को सभी को पढ़ें। टॉप लेवल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर। पैटर्न मैचिंग एनहेंसमेंट है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, टाइप्ड जो टारगेट टाइप्ड न्यू एक्सप्रेशंस हैं, फंक्शंस पॉइंटर हैं, ये दिस वन, ठीक है, नेटिव इंटीजर्स हैं, मॉड्यूल इनिशियलाइजर्स हैं, स्टैटिक एनोनिमस फंक्शंस हैं। ये यहाँ से जब मैं 1.0 था 2005 में जब हम लोग काम करते थे, 2005 से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, तो वहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो वहां पर अप्लाई करके देखी हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए डॉटनेट कंपाइलर ऑप्शंस हैं, न्यू लैंग्वेज वर्जन्स हैं, ये सारे की सारी फीचर्स जो हैं आप लोगों को पढ़नी है। न्यू टूल्स फीचर्स हैं, न्यू आईडी फीचर्स हैं। तो ये देखिए ये बहुत बार जो है आप लोगों से यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर जो 9.0 था वो डॉटनेट का जो फ्रेमवर्क वर्जन था वो उसमें काम नहीं आता था, राइट। वो 4.8 तक ही था हमारा, लेकिन इन बिटवीन हमारा जो 6.0 और 7.0 है, यानी कि 2015 और 2016 जो है, इन बिटवीन हमारा डॉटनेट कोर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, डॉटनेट कोर, और ये डॉटनेट कोर जो था 1.x से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1.0 ये मानकर चलिए आप लोग 1.0 इसमें इनिशिएट हो गया था 2015 और 16 के अंदर। तो यहाँ पर हमारा डॉटनेट कोर जो है वो जगह ले लेता है, और डॉटनेट कोर में बहुत सारी ऐसी फीचर्स थी जो साथ में थी, लेकिन ये भी साथ में चल रहा था हमारे पास MVCs के अंदर, जिसमें हमारी C# काम आती थी। C# के वर्जन जो है वो कंटिन्यूस हमारे पास हैं। ठीक है, तो डॉटनेट कोर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है 6.0 पर यहाँ पर, लेकिन डॉटनेट फ्रेमवर्क भी चल रहा है, ये याद रखना। ठीक है, 6.0 पर जो 2015 और 16 में था वहां पर डॉटनेट कोर जो है वो मॉड्यूलाइज फीचर्स के साथ, क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स के साथ, ओपन सोर्स के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है 1.0 के साथ। तो यहाँ पर हमारा डॉटनेट कोर 1.0 स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर हमारा डॉटनेट जो है 2.0 स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर हमारा डॉटनेट 3.0 स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ डॉटनेट कोर, जिसको हम लोग बोलेंगे, अभी डॉटनेट नहीं आया है, डॉटनेट कोर। ठीक है, 9.0 के अंदर जो था वो डॉटनेट आ गया था, दैट इज द फाइनल वर्जन। यहाँ पर डॉटनेट 5.0, इसको हम लोगों ने डॉटनेट के नाम से ही जान लिया। डॉटनेट कोर भी नहीं है, डॉटनेट फ्रेमवर्क भी नहीं है, अब हमारा फाइनली डॉटनेट है, दैट इज 5.0 के साथ। तो ये 9.0 से स्टार्ट हुआ था, जब C# 9.0 पे था तो डॉटनेट 5.0 पे था। ठीक है, अभी इन्होंने ये डिसाइड किया कि फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 6.0 के साथ आया 10.0, 7.0 के साथ आया 11.0 C# और 12.0 के साथ आया डॉटनेट 8। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। अब आगे हिस्ट्री जो है वो बढ़ती जाती है। C# जो है जो 10.0 है, गॉट इट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखें C# 10.0, C# जो 10.0 था वो 2021 से स्टार्ट हुआ 22, और ये नवंबर में आया था। 5.0 जो था डॉटनेट कोर जो है वो नवंबर में आप लोग कह सकते हैं, मुझे ये डेट याद है आज भी, नवंबर 20 के आसपास आया था। तो डॉटनेट कोर, अब ये डॉटनेट 6.0 जो है आप लोगों का C# 10 के साथ आया। नई फीचर्स हैं, न्यू एनहेंसमेंट है, न्यू इंप्रूवमेंट्स हैं,
न्यू फिक्सेस हैं, ये सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो वर्जन है जैसे कि 11.0 है तो वो 7.0 के साथ है, अब 8.0 है। और अब मैंने लास्ट टाइम में ये भी बताया था आप लोगों को कि भाई यहाँ से जो डॉटनेट के वर्जन थे, यहाँ पर ये तो हो गया आप लोगों के पास, अब LTS में नहीं है, इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। 6.0 को जो भी नंबर ऑफ इवन में है, यानी कि 6.0 है, 8.0 है, 10.0 है, उसको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगा। और जो STS में है यानी कि 7.0 जो ओल्ड है उसको STS में मिलेगा। तो ये अभी फिलहाल जो है वो LTS में है, 3 साल के लिए होता है LTS आप लोगों का लॉन्ग टर्म सपोर्ट। STS जो होता है वो 18 मंथ के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है आप लोगों के पास C# 11.0 2022 से 2024। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो है C# 12.0 जो .NET 8 के साथ आया आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है दीज आर दैट इज द करंट वर्जन। अभी आप लोगों का LTS में यही चल रहा है, ये STS में है, ठीक है। और इसको 18 मंथ थे, शायद 18 मंथ हो गए होंगे इसके, तो ये हो गया होगा पूरा, और ये LTS में है। तो अभी हम लोग फिलहाल .NET 8.0 में ही काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। ये सारी फीचर्स जो है हम लोगों को जाननी है, पढ़नी है, काम में लेनी है, और यही हम लोगों का एक टारगेट है C# का कि हम लोग बेसिकली सभी बारीकी से इन सभी चीजों के बारे में पढ़ें कि क्लास क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, ताकि हम लोग एक सही तरीके से कहीं पर भी, चाहे वो गेम एप्लीकेशन बनानी हो, चाहे हमारा वेब एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, कहीं पर भी हो, व्हाटएवर, हम लोग C# को अच्छे तरीके से काम में ले सके, राइट। लिटरली अगर आप लोगों को अभी तक भी नहीं पता लगा है कि मेंबरशिप क्या है, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप जो हैं, आप लोग शायद जो है अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि हम लोग ये मेंबरशिप ले या नहीं ले। लेकिन मैं लिटरली आप लोगों को बता देता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को जो शेयर कर रहा हूं, वैसा मटेरियल आप लोगों को कोई भी नहीं करेगा। जो लोग फ्रेशर्स हैं, मेरी एज हो चुकी है 38, आप लोग जान सकते हैं कि 38 ईयर ओल्ड हूं मैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वेब कम्युनिकेशन इसके साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। टच जो है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मैं यही कहूंगा, जो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो ज्वाइन कर सकते हैं ये मेंबरशिप। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब इस C# का जो मोटिव है वो है क्या, सबसे पहले यही जानते हैं कि हम लोग C# को काम में क्यों लें। देखिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, और प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो टास्क है, आप लोगों का जो काम है, उसको हम लोग डिजिटली कर सके। दैट इज योर वे, योर प्रोसीजर, कि आप लोगों को ऐसा ही कुछ करना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को 2 नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, या 2 नंबरों को आप लोगों को डिवाइड करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, मैनुअल प्रोसेस में अगर आप लोग देखें तो आप लोग पेपर एंड पेन लेकर बैठते हैं, और वहां पर आप लोग सोचते हैं कि क्या मैं 2 नंबरों को जोड़ दूं। यहाँ पर पेपर और पेन के ऊपर आप लोग जो है, पहले से अगर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनके आंसर्स आप लोगों को लिखने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास 2 नंबर जो हैं मुझे मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a = 10, ये मुझे पहले से मिला है, और b = 20। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा a = 10 एंड b = 20। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि a एंड b है क्या, राइट। ये INT जो है वो यहाँ पर है क्या, ये दोनों नंबर्स हैं क्या, ये दोनों नंबर्स हैं, आप लोगों को पता है। और हम लोगों को पेपर एंड पेन लेकर आप लोगों को बैठना है, और उसमें आप लोग ये जो है दोनों नंबर्स को आप लोगों को जोड़ना है। तो फाइनली आप लोग रिजल्ट निकालते हैं 30, जो यहाँ पर आप लोगों के पास रिजल्ट में आ जाता है, दैट इज रिजल्ट इज 30। वो जो है आप लोगों का रिजल्ट है। तो आप लोगों को अगर वो टाइप करना है, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का रिजल्ट क्या है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कंसोल राइट लाइन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूं द रिजल्ट ऑफ C, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, और मैं यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूं दिस वे, और मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूं C, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ये जो तरीका है वो यूज करता हूं कि जो रिजल्ट है मुझे उसका रिजल्ट सही है, ठीक है। अब आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि मैंने ये $साइन क्यों लिखा है, इंटीजर क्यों लिखा है, इतना दिमाग अभी मत लगाइए। सिर्फ आप लोग जो है फोकस करिए कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 30 आना चाहिए, क्योंकि आपने टोटल किया
और ये प्रोग्राम ने टोटल किया तो द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 30। यहाँ पर ये रिजल्ट दिखा रहा है कि 10 और 20 को आप लोगों ने जोड़ा। लेकिन अगर कोई ट्यूटर आप लोगों को रन टाइम के ऊपर कोई सवाल दे, जैसे कि आप लोगों के पास पेपर नहीं है, पेन नहीं है, जब जस्ट ट्यूटर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा 10 एंड 20, वहां पर हो सकता है वो 30-40 लिख दे, वहां पर हो सकता है वो 50-40 लिख दे, तो आप लोगों को पता नहीं है कि किसको एडिशन में डालना है, किसको सब्ट्रैक्शन में डालना है। तो यहाँ पर ये फिक्स नंबर्स हैं जो आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे ना हो, तो इन नंबर्स को कैसे लें, क्या ये चीजें हैं, कैसी ये चीजें हैं, इन सभी चीजों को हम लोगों को बात करनी है। अब बात तो ये होगी कि हम लोगों को प्रोग्राम किस लिए डिजाइन करना है। हो सकता है कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करनी हो सकता है कि हम लोगों को किसी डेटा को स्टोर करना हो सकता है कि हम लोगों को एक लार्ज प्रोग्राम हैंडल करने हो और वो भी हम लोगों को चंक्स में हैंडल करने हो, पूरा मेन्यू डिजाइन करना हो, पूरा रेस्टोरेंट का बिल तैयार करना हो, या किसी भी टास्क को इजी बनाने के लिए, टास्क को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। वो इजी हो जाना चाहिए हमारा काम, और हमारा काम अगर इजी हो गया प्रोग्राम के थ्रू तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनको आपस में जोड़ना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि रन टाइम पर कोई भी नंबर दे सकता है। तो मैं यहाँ पर रन टाइम पर कोई नंबर लूंगा और उसे आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को 3 नंबर ऐसे हैं जो हम लोगों को एडिशन में डालने हैं, ठीक है, और उनका एडिशन करना है, लेकिन वो नंबर्स हम लोगों को पता नहीं है, रन टाइम पे जोड़ना है। तो आप क्या कैलकुलेशन करते हैं और कंप्यूटर क्या कैलकुलेशन करता है उसके बिहाफ पे देखिए, क्योंकि ये काम उस चीज को आसान बना देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखूंगा जो कि 3 नंबर्स को एडिशन करने का होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे इस चीज को कंप्यूटर ने रीड किया। उसने क्या रीड किया कि 2 वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल क्या होता है मैं बताऊंगा, कि जिसमें ए में 10 स्टोर है, बी में 20 स्टोर है, 2 वेरिएबल हैं। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वेरिएबल हैं। और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो है वो एडिशन हो जाती है और सी में इंसर्ट हो जाती है, क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट करने का काम ये असाइनमेंट ऑपरेटर कर लेता है। तो इसका काम ये हो गया, एंड द फाइनली रिजल्ट जो है वो सी का आउटपुट में डिस्प्ले हो जाता है, दैट्स द फाइनल। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है वो गिवन है, दैट इज नोन एज लिटरल। यहाँ पर ये लिटरल्स हैं जो कि वैल्यू दी गई। हम लोग डिटेल में जानेंगे लिटरल्स क्या है, वेरिएबल क्या, डाटा टाइप क्या। अभी मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है, डेमो जो है वो दे रहा हूँ। अब मान लीजिए आप लोगों को 3 नंबर्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, इस टाइप का प्रोग्राम लिखेंगे, और रन टाइम पर वो नंबर्स होंगे, ठीक है। आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, जो कि क्या करेगा, फर्स्ट नंबर जो होगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पर आप लोगों को नंबर जो है वो रीड करेगा। ये सबसे पहले कि आप लोग एक नंबर डाले, उसको कन्वर्ट करके नंबर 1 में डालेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो भी हम लोग रीड करते हैं वो एज ए रीड लाइन होती है, एक लाइन की तरह वो उस चीज को रीड करेगा, तीनों नंबर्स को जोड़ेगा और उसके बाद में सम हम लोगों को डिस्प्ले कर देगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर कोई नंबर लेते हैं। अब जल्दी से जल्दी आप लोग जोड़िएगा कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। एंटर द फर्स्ट नंबर। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नंबर्स को जोड़ा दिस वन, ठीक है, और मुझे यहाँ पर नंबर्स को जो है वो जोड़ना है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ओके बाय द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 30, ये तो हम लोगों के पास गिवन है, ये तो पहले वाले का प्रोग्राम है। अब हम लोग यहाँ पर नंबर लेते हैं दिस वे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। आप लोगों को क्या पता था कि इतना जल्दी रिजल्ट आप लोगों के पास 23,185 आ जाएगा? नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते, दैट इज द प्रोग्राम, वो डिजाइन करके दे देता है, दैट इज द कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर जो बना है वो इसी प्रोग्राम किया गया है कि जो भी नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर हो, अगर आप लोग उसमें एडिशंस करना चाहते हैं तो आप लोग एडिशंस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कैलकुलेशंस। कैलकुलेटर वहां पर यूज किया गया, वो भी एक प्रोग्राम्ड है और आप लोगों को आउटपुट देता है, आप लोग यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, स्टोरिंग करने के लिए। तो जो भी अगर आप लोगों को ऐसा लगे, यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल पजल्स के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग, किसी भी चीज को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो उस चीज पर हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग प्रोग्राम ही बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स चीजों का बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स चीजों का मतलब जो आप लोगों को ये लगे कि हाँ मुझे इस चीज को समझना है और वो भी यूज केस के साथ समझना है, तो हम लोग यहाँ पर कंसोल ऐप के अंदर वही चीजें समझेंगे। और ये क्यों आया, ये आया, इस बार ये क्यों आया, ये आया।
वो हर एक पार्ट में हम लोग यही सीखेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा इस वीडियो में, जहां तक मैं सोचता हूँ। और अभी तक जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं आंख बंद के करके ही कहता हूँ कि भाई 700 रुपए में अगर आप लोगों को कोई नॉलेज दे रहा है तो आप लोगों को आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, मेरा काम नॉलेज देना है, आप लोग कितनी तरक्की उस नॉलेज से करते हैं वो आपका काम है। धन्यवाद।